चेहरा बदलने की तो नहीं, लेकिन सरकार बदलने की कोशिशें हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर अपना सपोर्टर बदलने की तैयारी में है। यानी अभी उनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, उनके सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद एक बार फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ सरकार चलाने की इच्छा जता चुके हैं। दूसरी ओर केवल नीतीश कुमार की ही बात नहीं हो रही है। इस समय इंडिया गठबंधन का जो दूसरा बड़ा घटक दल है, यानी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसमें भी इस समय भारतीय जनता पार्टी से दूरियां साफ दिखाई पड़ रही हैं। तमाम इसके पीछे कारण है लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के करीबियों पर ईडी की छापेमारी भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है, लेकिन ये दूरियां उससे पहले से ही दिखाई पड़ रही हैं और ईडी की छापेमारी को भी इन्हीं दूरियों का नतीजा बताया जा रहा है, उसको भी इन्हीं के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में, इस पर चर्चा होगी और किस तरह से समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या वजह है कि एनडीए गठबंधन से बिहार के ये दोनों जो पार्टियां हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा है, वो क्यों दूर इससे भाग रही हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि न सिर्फ जेडीयू बल्कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए गठबंधन से यानी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए हुए है। अमलेंदु जी, जो एक ये बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि एक बार फिर नीतीश कुमार अपना सपोर्टर बदलने की तैयारी में है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया? अभी एक साल भी नहीं हुआ है और वो समर्थन से आए थे, और जब से वो इस बार नए सपोर्टर के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आए हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। इसके अलावा ये बात लगातार वो कह रहे हैं कि अब मैं यहां आ गया हूं तो कहीं नहीं जाऊंगा। इस चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। फिर भी ये अगर खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाने की तैयारी में है, चूंकि अगले साल ही यानी आने वाले दिनों में वहां विधानसभा के भी चुनाव है। तो क्या ये चीजें, इनके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हालांकि लोकसभा चुनाव में भी ठीक ठाक सफलता हासिल की है एनडीए गठबंधन ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी, फिर भी वो आखिर क्या तैयारी कर रहे हैं कि एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े? देखिए समीर जी, एक तो लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां और राज्य की विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां दूसरी हुआ करती हैं जी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए लड़ा था और नीतीश कुमार एनडीए के साथ लड़े थे, लेकिन जो महागठबंधन था यानी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन ने बहुत तगड़ी टक्कर जो थी वो दी थी एनडीए को, जबकि उससे पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी एनडीए को अपार सफलता बिहार में मिली थी। नीतीश कुमार ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ अब चुनाव में जाना खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए भी अंदरूनी तैयारियां कुछ चल रही हैं। लेकिन इसके ज़्यादा चीज़ें ये हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी रणनीति रही है हमेशा से कि अपने सहयोगियों को कुचलना और अपने सहयोगियों में तोड़फोड़ करना, उससे अब नीतीश कुमार जो है वो आतंकित दिखाई पड़ते हैं और साथ साथ चिराग पासवान भी उससे आतंकित दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अब मोदी सरकार जो है वो बिना नीतीश कुमार और बिना चिराग पासवान के चल नहीं सकती है, ये समझ में आ गया है। और अब इस स्थिति में नहीं है मोदी सरकार या मोदी के चाणक्य कि वो लोकसभा के सदस्यों में कोई तोड़फोड़ या कोई ऑपरेशन लोटस चलाकर अपनी केंद्र में सरकार बचा लें जी। तो अब अगर बिहार में वो पाला पलटते हैं तो इसका मतलब कि खतरे में आ जाएगी केंद्र की मोदी सरकार, और किसी हाल में वो नहीं कर पाएगी अपनी तोड़फोड़ की वो रणनीति जो अब तक वो करती रही है। तो ये दोनों की समझ में आ गया है कि ये इस समय कमजोरी का समय है, और अगर अभी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है ब्लैकमेल करती रहेगी। ये दोनों की चीजें समझ में आ रही हैं, तो इसलिए आप जो समीकरण बदल रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके काम करती है, पहले कह दिया गया अमित शाह की तरफ से कि पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ाना है। फिर समझ में आया कि ये मामला बूमरैंग कर गया है। उधर जो विजय किशोर सिन्हा जो है उन्होंने कह दिया कि साहब वो जब तक कि अटल यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनती तब तक अटल जी का सपना वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी, तो अब अटल जी को श्रद्धांजलि दे दो फिर।
नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब तुम्हें अटल जी को श्रद्धांजलि देनी है जी। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि दे लो, हमारे साथ श्रद्धा से क्यों जुड़े हुए हो? बिल्कुल, तो ये सहयोगी दलों को ये अब खासतौर पर नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अब ये आखिरी मौका होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनकी पार्टी अब अस्तित्व में उसका बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ही उनके जिस तरह से विधायक कम हो गए और चिराग पासवान की पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसका नुकसान भी हुआ। तो ये साफ अब दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार को। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी भी इस समय बगावती मूड में दिखाई पड़ रही है और अमरेंद्र जी इसके पीछे निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भी एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया था, क्योंकि उस बयान पर ये दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी नहीं कर पा रही हैं, विरोध भी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनके अपने मतदाताओं का, उनके अपने नेताओं का ये दबाव जरूर है कि उस पर कोई ना कोई तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। हाँ देखिए समीर जी, बाबा साहब का मुद्दा भी अब गंभीर मुद्दा बनकर सामने आ गया है जी। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हमला किया कि अगर रामविलास पासवान होते तो अमित शाह से माफी मंगवाकर छोड़ते, और चिराग पासवान जो है वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं अमित शाह की जी। इस तरीके का उन्होंने हमला किया। तो ये अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान एक बड़ा मुद्दा बन गया। नीतीश कुमार भी इस पर एकदम खामोश हैं और नीतीश कुमार ने अमित शाह का समर्थन नहीं किया है, और जो एनडीए की बैठक बुलाई गई नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं आए, जबकि आज नीतीश कुमार दिल्ली में हैं जी। यानी 25 दिसंबर को नीतीश कुमार दिल्ली में नहीं थे जब एनडीए की बैठक बुलाई गई, लेकिन आज नीतीश कुमार दिल्ली में है और खबर यह है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से भी मुलाकात करेंगे जी, और कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेताओं से भी मुलाकात का शायद कार्यक्रम है। हालांकि वो कार्यक्रम आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। इस बारे में हमारे साथी अविनाश कुछ जानकारी है, उनके पास कुछ जो अपडेट है, अब तक की जो जानकारी है वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि क्या चल रहा है, किस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटने की खबरें क्यों इतनी मजबूती के साथ निकलकर बाहर आ रही हैं। जी अविनाश। हाँ, अभी जो बताया जा रहा है कि जो नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं वो तो ये बताया जा रहा है कि वो चेकअप कराने आ रहे हैं। उनका एम्स में इलाज चल रहा है, तो हर महीने वो यहाँ चेकअप कराने के लिए आते हैं जी। लेकिन इस समय ये भी कहा जा रहा है कि वो मनमोहन सिंह के परिवार से भी मिलेंगे और इस दौरान उनकी कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी मुलाकात तय मानी जा रही है। दूसरा, जो नीतीश कुमार को लेकर काफी समय से चल रही है, और खाली नीतीश कुमार को लेकर ही नहीं चल रही बल्कि वहाँ बिहार में इस समय चिराग पासवान को लेकर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं जी। तो कि वो भी पलटने वाले हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपने कुछ तीन दिन पहले ही जो चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था जी। और इसके साथ ये भी खबर आई थी कि जो ईडी का छापा पड़ा है उससे कुछ दिनों पहले चिराग पासवान की और तेजस्वी यादव के बीच में मीटिंग हुई है पटना में। तो करीब 1.5 से 2 घंटे तक, करीब 1 घंटे 50 मिनट का बताया गया है कि मीटिंग चली है और उसके बाद से ये छापेमारी शुरू हुई है। और हुलास पांडे पर छापा पड़ा है, उससे पहले संजीव हंस के ठिकानों पर भी छापा पड़ा था जी। संजीव हंस को नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है, वो आईएएस अधिकारी है। वो बिहार में ऊर्जा सेक्रेटरी रह चुके हैं और ऊर्जा मंत्री जो हैं वो विजेंद्र यादव हैं, जो लालू यादव के करीबी है। वो है जेडीयू में लेकिन वो लालू यादव के करीबी है। तो जिस तरीके से ईडी अचानक ही सक्रिय हो गई है, उसका सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि बिहार में कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है और उसके संकेत तो वैसे ही मिलने लगे हैं कि भाई जब अमित शाह बुलाते हैं तो नीतीश कुमार मिलने के लिए नहीं जाते। बिल्कुल जी। लेकिन अब वो दिल्ली आ रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ईडी की सक्रियता और उसके बाद नीतीश कुमार जिस तरीके से उनके बयान पिछले कुछ दिनों आए हैं, उससे तो लग रहा है कि जो बिहार में जनवरी के महीने में, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था पिछले साल जनवरी में ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, तो जनवरी का महीना भी आने वाला है। तो मतलब नए साल का इंतजार रहता है और नए साल में फिर कुछ संभावना दिखाई पड़ रही है कि वहां पर नीतीश कुमार अपने सपोर्टर बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक चीज, एक खबर और आई थी कि 5 और 6 तारीख को अमित शाह पटना जा रहे हैं। तो अब तक ये प्लान था नीतीश कुमार का कि 5 और 6 तारीख को पटना में रहेंगे, लेकिन अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि अमित शाह पटना में जिस दिन रहेंगे उस समय नीतीश कुमार पटना में नहीं होंगे, मुलाकात नहीं होनी है। हाँ, मुलाकात नहीं होनी है, क्योंकि उनकी जो अपनी जो बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं जो अभी पोस्टपोन्ड हो गई है, उन्होंने 5 और 6 तारीख की प्लानिंग कर ली है कि वो वैशाली में, मुजफ्फरपुर में उस समय होंगे। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात
अभी एनडीए की 25 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें भी नहीं आए थे, और अब जब अमित अमित शाह पटना जा रहे जाएंगे हैं, तब भी मुलाकात होते हुए नहीं दिख रही जी। है। लेकिन ये खबर जरूर आ रही है कि राहुल गांधी 17-18 तारीख को पटना जा रहे हैं, और उस समय मुलाकात शायद हो सकती है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 17-18 तारीख को, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो खरमास चलता है उसमें कोई बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उसकी घोषणा नहीं करते। 14 तारीख को खत्म हो जाएगा, 14 जनवरी को। तो उसके बाद राहुल गांधी का पटना जाना, अमित शाह की पटना जाने, अमित शाह पटना जा रहे हैं तो नीतीश कुमार पटना में नहीं रह रहे हैं, तो बहुत कुछ बता रहा है कि बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। तो बहुत कुछ बता रहा है कि बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। धन्यवाद अविनाश, आप नजर रखिए, कुछ और अगर अपडेट आता है तो बताते, चूंकि अपडेट तेजी से आ रहे हैं, समीकरण बदल बिगड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार जब दिल्ली में हैं तो यहां पर भी उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं, जो अविनाश बता रहे हैं कि अमित शाह जब पटना में जा रहे हैं तो उस समय नीतीश कुमार नहीं है, और जब दिल्ली में बैठक बुलाई गई अमित शाह जिसमें थे, उस बैठक में जेपी नड्डा के घर पर एनडीए के सहयोगी दलों की, उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ हो रहा है और तेजी से हो रहा है, लेकिन इंतजार हो रहा है नए साल का भी और 14 जनवरी का भी, कि उसके पहले कोई घोषणा नहीं होगी, पर समीकरण पहले से बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। और जिस तरह से इसका, और इन समीकरणों के बदलने बिगड़ने मुलाकातों का एक जो पुख्ता प्रमाण है वो ये है कि नीतीश के करीबियों के यहाँ और चिराग पासवान के करीबियों के यहाँ ईडी की छापेमारी। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, और ये एक तरीके से देखा जाए कि जो शुरू में ही जो अंदेशा जताया जा रहा था, आशंकाएं जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत भले ही ना मिला हो लोकसभा में, लोकसभा चुनाव में उसकी हार हुई हो, लेकिन वो किसी तरीके से अपना जुगाड़ करने की कोशिश करेगी। और चूंकि गलती जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कर चुके हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनवा कर, तो अब ईडी और सीबीआई उनके कब्जे में सीधे सीधे आ चुके हैं, तो अब वो इसका इस्तेमाल जो है वो पहले अपने सहयोगियों पे करेंगे, अपने विपक्षियों पे कम करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने सहयोगियों को जगा कर रखना है, और अगर इनको नहीं जगाएंगे तो मामला खराब हो सकता है, ये सहयोगी दबाव बना सकते हैं। जिस तरीके से बजट को लेकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने दबाव बनाया था, और उसके बाद पूरा बजट जो था वो आंध्र प्रदेश और बिहार को समर्पित कर दिया गया केंद्र सरकार का, उससे समझ में आया कि मोदी सरकार जो है वो इनके दबाव में है इस तरीके से। लेकिन अब उसकी काट जो खोजी जा रही है, तो उसी के बाद समझिए, आप देखिए संजीव हंस के यहाँ जो थी वो छापेमारी हुई, और संजीव हंस नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी, बहुत करीबी समझे जाते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो जो हुलास पांडे हैं वो रामविलास पासवान के समय से उनके बहुत ज्यादा नजदीकी हैं उस पर परिवार के, मतलब। और यहाँ तक कि वो संसदीय दल के अध्यक्ष रहे हैं लोजपा रामविलास के, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कद है। उनके यहाँ अगर ईडी की छापेमारी होती है तो ये साफ संकेत चिराग पासवान को देने की थी। असल में जातिगत जनगणना के सवाल पर और आरक्षण के सवाल पर चिराग पासवान खुलकर जो थे वो बोले, और इस सरकार से उन्होंने अपनी असहमतियां दर्ज कराई, यानी वो अपना एजेंडा छोड़ना नहीं चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक विभाजन का एजेंडा है, चिराग पासवान उस पर जाना नहीं चाहते। तो बीच बीच में चिराग पासवान के मुंह से जो बातें निकल जाती हैं अपने सिद्धांतों की, तो ये समझ रहे हैं, तो मोदी शाह कंपनी समझ रही है कि चिराग पासवान अगर किसी दिन इन सिद्धांतों के बल पे आ गए तो ये चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में, और फिर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार भी अगर पलटी मारते हैं। दूसरी बात यह कि पहले चिराग पासवान का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ किया था, लेकिन जब चिराग पासवान की ही पार्टी बीजेपी ने तोड़ी तो चिराग पासवान को समझ में आ गया कि वो हनुमान जो थे वो गलत बने थे, और वो हनुमान बनना उनका ठीक नहीं था, ये उनकी समझ में आ गया। तो अब जो उनके सुर दिखाई पड़ रहे थे, इधर नीतीश कुमार से भी चिराग पासवान के जो दूरियां थी वो मिट चुकी हैं, और संबंध उनके अच्छे हो चुके हैं। तो यानी अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर कोई फैसला ले सकते हैं। रही सही कसर जो थी वो पूरी कर दी अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करके। अब अगर चुनाव में जाते हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार जाते हैं, तो जनता उनसे सवाल करेगी कि आप उस समय खामोश क्यों थे जब अमित शाह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे थे। तो यानी अब एक तरीके से देखा जाए समीर जी, तो अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के सामने रास्ता खुला हुआ है। उनके पास एनडीए को छोड़ने का एक माकूल जो है वो कहा जाए मौका भी है, और कारण भी दिख रहा है। तो दोनों चीजें हैं उनके पास। और एक चीज और अमलेंदु जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अब चूंकि तेलुगु देशम पार्टी और खासतौर पर जेडीयू एलजेपी की मदद से ही ये सरकार टिकी हुई है, केंद्र की सरकार, और शुरू में जिस तरह से बजट में दोनों ही राज्यों के लिए जमकर जो उन्होंने मांगा वो